गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पहले यूनिट के दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस ऑन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि प्रशासन कैसे संचालित किया जाता था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राज्य के प्रशासन का आधार क्या था, राजत्व क्या था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती थी, क्योंकि यह बहुत ही सामान्य सा नियम है कि एक केंद्रीय प्रशासन होता है, एक प्रांतीय प्रशासन होता है और एक स्थानीय प्रशासन होता है। मतलब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 3 स्टेप्स हैं। जैसे इस समय हिंदुस्तान में हम ये देखते हैं कि भारत एक संघात्मक देश है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघीय है, जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया है। केंद्र और राज्य का मतलब होता है प्रोविंसेस। तो केंद्र में सरकार है और प्रांत में सरकार है, राज्य की सरकार है। तो मध्यकाल में भी यद्यपि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, ऑटोक्रेटिक रूल था, ऑटोक्रेट मोनार्की सिस्टम था, निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और प्रशासनिक कार्यों को अच्छे से संचालित करने के लिए कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों को अच्छे से संचालित करने के लिए अधिकारियों की, मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी और प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कौन कौन से अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, केंद्र में कौन कौन से प्रशासक होते थे, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यह देखा जाए तो यह जो केंद्रीय प्रशासनिक जो व्यवस्था थी दिल्ली प्रशासन की, वह मूलतः अरबी फारसी सिस्टम पर आधारित थी। इट वाज बेस्ड ऑन अरेबिक एंड पर्शियन मॉडल। उसका जो आधार था अरेबिक और पर्शियन मॉडल का था और जो राजत्व सिद्धांत था वह भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वह तुर्क राजत्व सिद्धांत था, उसमें अफ़गान राजत्व सिद्धांत था और उसके आधार पर वह फारस से लिया गया था। उसके आधार पर हमारे राजत्व का सिद्धांत को लागू किया गया था। लेकिन प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अरबिक और प्रशासनिक दोनों ही स्टाइल्स का इसमें समावेश था, शामिल किया गया था, जिसमें देखा जाए तो सुल्तान होता था और सुल्तान की जो संप्रभुता थी, जो सॉवरेनिटी थी, वह पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रकार से सुल्तान में सभी प्रकार की शक्तियाँ थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वह आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वह आपका पॉलिटिकल हो, चाहे आपका जुडिशरी हो। ये सभी प्रकार की जितनी भी शक्तियाँ थी, कह सकते ऑल पावर एंड अथॉरिटी वेस्टेड इन सुल्तान। सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ सुल्तान के हाथों में केंद्रित थी, अर्थात वह न्यायपालिका का प्रधान था। ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली सल्तनत। कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वह सर्वोच्च न्यायाधीश था। इसी तरह से कह सकते हैं कि ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ आर्मी।
इसी तरह से वो आर्मी का प्रमुख सेनापति था, है ना। ऑल टाइप ऑफ जुडिशियरी राइट, ऑल जुडिशियरी पावर, आर जुडिशियल पावर इन्वेस्टेड इन हिम, सभी प्रकार के न्यायिक अधिकार उसके हाथों में केंद्रित थे। कहते थे कि सुल्तान विश्वास लॉ, सुल्तान का जो इच्छा थी, जो वही उसका कानून था। और वह कुछ सुल्तानों को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने कभी भी खलीफा की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया, चाहे वह बलबन रहे हो, चाहे अलाउद्दीन खलजी रहा हो। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी ने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में हमें देखते हैं कि सुल्तान सर्वोच्च होता था, उसके अंदर सभी प्रकार के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अर्थात कानून बनाने की सभी प्रकार की शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। इवन कि सभी अधिकारियों की, मंत्रियों की नियुक्ति वह खुद करता था। ऑल टाइप ऑफ अपॉइंटेड, ऑल मिनिस्टर्स वेयर अपॉइंटेड बाय सुल्तान and had the power to dismiss any officers। वह सभी प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त कर सकता था। He was the chief appointing authority and had the power to dismiss any officer। और किसी भी अधिकारी को वह बर्खास्त भी कर सकता था, अर्थात अधिकारियों को नियुक्त करने का, उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी सुल्तान के पास था। ही वॉज ऑटोक्रेट, वह निरंकुश था। ही बिलीव्ड इन मोनार्की सिस्टम, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास करता था। और जो मोनार्की सिस्टम था वाज नॉट हेरिडिटी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, वह आनुवंशिक नहीं था, वह आनुवंशिक नहीं होता। देयर वाज नो रूल ऑफ सक्सेशन ऑफ ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। कहने का मतलब ये कि सुल्तान के हाथों में सभी प्रकार की शक्तियां केंद्रित थी। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। आनुवंशिकता, मोनार्की जो सिस्टम था वह आनुवंशिकता पर आधारित नहीं थी, बल्कि जिसके पास शक्ति होती थी, ताकत होती थी, वही शासन करता था। लेकिन जैसे हम अगर आज कहें कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है हिंदुस्तान की जो संविधान है उसमें सर्वोच्च पद है, ये डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक सिस्टम है इसमें सिस्टम है। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो आपका जो मोनार्की सिस्टम था उसमें किंग वाज द हेड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे वह स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आप राज्य प्रशासन हो, चाहे केंद्रीय प्रशासन हो, सबका प्रधान था। ही वॉज द हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग का वह प्रधान होता था। अब उसके पास नियुक्ति करने का अधिकार था, उसके पास नियुक्त हुए अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार था। वह खलीफा की संप्रभुता में विश्वास नहीं करता था। जो सॉवर्निटी थी वह मोनार्की सिस्टम में थी। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि आप अकेले सारा काम, प्रशासनिक काम संचालित कर सकते। एक प्राइम मिनिस्टर अकेले सारा काम नहीं कर सकते ना। अपने कार्यों को अच्छे से संचालित करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की, अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ही वॉज द अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस मंत्रिमंडल की सहायता से, कैबिनेट की सहायता से
भारत सरकार या राज्य सरकार अपने कार्यों को संचालित करती है, उसमें वह खुद सर्वोच्च होती है। जो प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सर्वोच्च होता है। लेकिन उनके मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार उनके हाथ में होता है, उनके बर्खास्त करवाने का, उन्हें हटाने का अधिकार उनके अधिकार में होता है। यही अधिकार मध्यकाल में सुल्तान के पास था, लेकिन सुल्तान एक सुपर अथॉरिटी थी, एक सुपर पावर था, जिसके अंदर सारी की सारी अधिकार समाहित थे। लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं था। लोकतांत्रिक सिस्टम में इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जो विजयी होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, वही सरकार बनाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में निरंकुश शासन था, राजतंत्रात्मक शासन था, जहां पर राजा ही सर्वश्रेष्ठ था और उसके अंदर ही सभी प्रकार की शक्तियां समाहित थी, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आपका इकोनॉमिक पावर हो, फाइनेंस हो, सब कुछ उसके हाथों में केंद्रित था। वह जो निर्णय लेता था वही मान्य होता था। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने के लिए सुल्तान ने एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया था। ही वॉज अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स, तो उसने जो महत्वपूर्ण मंत्रियों की नियुक्ति भी किया था। एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसे हम मजलिस-ए खलवत के नाम से जानते थे। वी नो कैबिनेट एज मजलिस-ए खलवत। अब मजलिस-ए खलवत में के मंत्री में मजलिस-ए खलवत केवल एक एडवाइजरी संस्था थी, एडवाइजरी बोर्ड था। उसके पास कोई राइट नहीं था कि वह जो कह दे और सरकार वो मान ले। सरकार को वो केवल सलाह दे सकते थे। सरकार को मानना या न मानना सरकार के हाथों में केंद्रित था। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब प्रश्न उठता है कि जो विवरण हमें मिलता है उसमें कि मुख्य रूप से 4 जो विभाग थे सुल्तान की मंत्रिपरिषद में, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट था, जिसमें आपका सैन्य विभाग था, जिसमें आपका विदेश मंत्रालय था और जिसमें आपका पत्राचार विभाग था। मतलब सुल्तान के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था, वो जो प्रोमिनेंट मिनिस्टर था, वह था मंत्री था वज़ीर। और वज़ीर की नियुक्ति जो होती थी वह दीवाने वज़ारत में होती थी। दीवाने वज़ारत वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग होता था, और इसका जो चीफ होता था, जो हेड होता था, वह कहलाता था नज़ीर या वज़ीर। अब इसकी नियुक्ति भी, वज़ीर की नियुक्ति भी कौन करता था? सुल्तान करता था। यह विभाग मुख्यतः वित्त विभाग से या अर्थ विभाग से संबंधित था, जहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर, जहां पर आय और व्यय की जांच की जाती थी, अनुमान लगाया जाता था और सारे बजट यहां से पारित किए जाते थे। मतलब वज़ीर जो था, ही वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही वॉज द मोस्ट इमिनेंट एडवाइज़र ऑफ सुल्तान। सुल्तान का सबसे प्रधान कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सलाहकार था। और यही नहीं, सुल्तान के बाद उसके अधिकार में सभी प्रकार के अधिकार समाहित होते थे उसके हाथों में। यदि सुल्तान अनुपस्थित होता था, कहीं युद्ध करने गया है, कहीं शिकार करने गया है, कहीं मजलिस में गया है, कहीं यात्रा पर गया है, अर्थात उसकी एब्सेंस में वज़ीर जो होता था वह सुल्तान का सारा कार्य करता था।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो कहने का आशय यह है कि वजीर के पास सभी प्रकार की शक्तियां निहित थी। यदि सुल्तान की अनुपस्थिति में वजीर वह सब काम करता था जो सुल्तान कर सकता था। इसके अलावा वजीर सुल्तान का सलाहकार था। आर्थिक मामलों में तो वह प्रधान था ही, अन्य सभी विभागों के मामलों में भी वह देखा जाए तो प्रधान था, क्योंकि चाहे वह सैन्य विभाग हो, चाहे वह विदेश विभाग हो, चाहे पत्राचार विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो, सभी विभागों की अधिकारियों की नियुक्ति और अप्रूवल जो होता था बजट का, वह इसके द्वारा ही संपन्न किया जाता था। यही नहीं, वजीर की महत्ता इस बात में थी कि वजीर ऑनेस्ट होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। और वजीर एक प्रकार के, जैसे फिक्री कहते हैं कि वजीर जो होता था वह सुल्तान और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। वजीर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द सुल्तान एंड द पीपल। प्रशासन में, राज्य में विकास होना हो, समृद्धि लानी हो, तो वह वजीर के प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी योग्यता थी, उस पर निर्भर करता था। और यह बहुत जरूरी होता था कि अगर राज्य में शांति लानी है, समृद्धि लानी है, तो एक योग्य, ईमानदार, कर्मठ वजीर की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जानी चाहिए। अगर सुल्तान के साथ वजीर के ताल्लुकात, संबंध, रिलेशन अच्छे नहीं होते थे तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। और वजारत का चरमोत्कर्ष जो स्ट्रीम था, वह था तुगलक डायनेस्टी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि फिरोज शाह तुगलक ने वजारत, वजीर को ही अपना सब कुछ मान लिया था। और यह तुगलक काल में वजीर का चरमोत्कर्ष था, वजारत का चरमोत्कर्ष पीरियड था। तो कहने का आशय यह है कि सुल्तान सर्वोच्च होता था प्रशासन में। और दूसरा, उसके बाद जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, उसमें दीवाने वजारत, जो अर्थ विभाग था, फाइनेंस, वित्त विभाग था, जिसका प्रधान वजीर होता था, उसके हाथों में भी सभी प्रकार की शक्तियां केंद्रित थी। सुल्तान की अनुपस्थिति में वह सुल्तान के सभी कार्य करता था। उसके न केवल वह वित्त विभाग का प्रधान था, बल्कि अन्य विभाग, चाहे घोड़े से रिलेटेड हो, चाहे हाथी से रिलेटेड हो, चाहे अस्त्र शस्त्र से हो, चाहे सैन्य से हो, चाहे कारखानों से रिलेटेड हो, सभी प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी बर्खास्तगी, उनके बजट का अनुमोदन, है ना, ये सारी चीजें थ्रू प्रॉपर चैनल वजीर के थ्रू जाती थी और सुल्तान के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता था। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। मजलिस ए खलवत, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था, कभी कभी ये कंपटीशन, जो प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। और दीवाने जो खास होता था, मजलिस से खास जो होता था, जहां पर सभी प्रकार के ऑल एजुकेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल मैटर वेयर डिस्कस्ड अमॉन्ग द बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स एंड which was known as the मजलिस खास। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि दे वेयर अपॉइंटेड बाय सुल्तान, एंड
द ड्यूरेशन ऑफ टर्म डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ सुल्तान। मतलब केवल सुल्तान के द्वारा इनकी नियुक्ति ही नहीं होती थी, बल्कि अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए या कोई अन्य महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए सुल्तान की कृपा दृष्टि जरूरी होती थी। प्रमोशन जिसको कह सकते हैं, वह सुल्तान की कृपा पर ही निर्भर करता था। तो वजीर was the most significant dignity in central administration। केंद्रीय प्रशासन में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था वह था आपका दीवाने आरिज। दीवाने आरिज मीन्स आपका यह सैन्य विभाग था, यह मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और इस पद का, इस विभाग का जो हेड होता था उसे आरिज ए ममालिक कहा जाता था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था और इसका प्रधान आरिज ए ममालिक कहा जाता था। और इस विभाग की स्थापना प्रारंभ किया था किसने? बलबन ने। बलबन ने इस नए विभाग को प्रारंभ किया था, जिसको हम दीवाने आरिज कहते हैं। इसका प्रधान कौन होता था? आरिज ए ममालिक, जो सैनिकों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनकी बर्खास्तगी, उनका वेतन, उनका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग इत्यादि, मतलब सेना से रिलेटेड घोड़े, हाथी, अस्त्र शस्त्र, सेना से रिलेटेड सभी कार्य दीवाने आरिज में संपन्न किए जाते थे और आरिजे ममालिक उसकी संस्तुति करता था। लेकिन सुल्तान वाज द कमांडर ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। सुल्तान महत्वपूर्ण मुख्य सेनापति होता था और इसके द्वारा ही सारा कार्य संपन्न किया जाता था। युद्ध में सेनापति के रूप में सुल्तान ही भाग लेता था, यदा कदा कभी आरिज ममालिक भाग लेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था उसका नाम था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जो एक प्रकार का क्रॉस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था, पत्राचार विभाग था, और इसके सेनापति, इसका जो अध्यक्ष होता था वह दबीर ए खास कहलाता था। तीसरा महत्वपूर्ण था दीवाने इंसा, जो पत्राचार क्रॉस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट होता था, जिसका अध्यक्ष होता था दबीर ए खास। इस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता था कि यह विभाग सुल्तान के द्वारा जारी किए गए फरमान को, आदेश को दूसरे राज्यों में भेजता था। अधिकारियों को, चाहे मंत्रियों को, चाहे दूतों को, ये पत्र व्यवहार करता था। सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, ऑर्डर, फरमान इस विभाग के द्वारा ही जारी किए जाते थे, थ्रू किसके? दबीरे खास के। और यही नहीं, यह गोपनीय सूचनाएं जो मंत्रिपरिषद के अन्य जो मंत्रिपरिषद थे उनके बारे में भी गोपनीय सूचनाओं की जानकारी, जो सीक्रेट था, वह डॉक्यूमेंट्स का सीक्रेट भी था, ट्रेजरी का भी सीक्रेट था, जो वित्त था उसका भी गोपनीय सूचनाओं की जानकारी यह प्राप्त करता रहता था। इसलिए यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाग था। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो चौथा महत्वपूर्ण विभाग के डिस्कस करने वाले थे वो दीवाने रसालत।
दीवाने रसालत, जिसे हम विदेश मंत्रालय फॉरेन अफेयर्स के नाम से जानते हैं वर्तमान में, उसका जो प्रधान होता था वह दीवाने विदेश मंत्री होता था। दीवाने जो इंसा के बाद से जो दीवाने रसालत था, हालांकि इसको लेकर के इतिहासकारों में विवाद है और हबीबुल्लाह साहब का ये मानना है कि यह विदेश मंत्रालय था, विदेश विभाग था, लेकिन किसी विशेष तौर पर इसके अध्यक्ष के बारे में कहीं किसी स्रोत से जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती है। और विदेश जो मंत्रालय जिसको हबीबुल्लाह साहब कहते हैं, जिसका यह मुख्य वर्क होता था कि एक देश से दूसरे, जैसे हिंदुस्तान से दूसरे देशों में पत्र व्यवहार करना, करस्पॉन्डेंस करना, दूत को भेजना, अगर मिनिस्टर आते हैं या कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत करना, और जो भी ट्रीटी संधि वगैरह होती थी वह इनके ही मार्फत होती थी। तो इसलिए यह मंत्रालय भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। कहने का आशय यह है कि आज के जो मंत्रिपरिषद है, जिसमें हमने ये देखा विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, आपका सैन्य मंत्रालय है, ये आपका वित्त हो गया, सैन्य हो गया, या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जो है आपका विदेश मंत्रालय हो गया, ये चार मंत्रालय आज भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस समय भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और महत्वपूर्ण ही नहीं थे बल्कि सुल्तान की, अगर कह सकते हैं कि एक प्रकार के प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की रीढ़ थे, मेरुदंड थे, जिनके माध्यम से सुल्तान प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता था। इसके अलावा बिसाइड्स द एबव फोर जो प्रोमिनेंट जो मिनिस्टर्स थे, प्रोमिनेंट जो डिपार्टमेंट था, मिनिस्टर्स थे, उनमें हम ये देखते हैं कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भी देयर वर सम अदर ऑफिसर्स who help in the smooth running of the central administration system। मतलब इन चार मंत्रियों के अतिरिक्त भी कुछ मंत्रालय थे, मंत्री थे, जो प्रशासन को अच्छे से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिसमें वरीद मुमालिक, वरीद से मतलब हो गया सीधे सीधे गुप्तचर, स्पाई सिस्टम, और वरीद चारों तरफ नियुक्त थे। सभी प्रकार की गोपनीय सूचनाओं की जानकारी प्रत्येक दिन की सुल्तान तक भेजी जाती थी इनके द्वारा। इसके अलावा अलाउद्दीन खलजी ने, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खलजी ने जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी उसको कंट्रोल करने के लिए दीवाने रियासत एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। दीवाने रियासत डिपार्टमेंट पार्ट, दीवाने रियासत क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के द्वारा यह क्रिएट किया गया था। किसके रिकॉर्डिंग? बाजार नियंत्रण पॉलिसी के रिकॉर्डिंग। दूसरा जो डिपार्टमेंट था, बनाया था अलाउद्दीन खलजी ने, वह दीवाने मुस्तखराज था। यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट था एक तरीके से, जहाँ पर जो रेस्ट अमाउंट था टैक्स का, उसका कलेक्शन करने के लिए इस विभाग की स्थापना करी गई थी अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दीवाने अमीर कोही, डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, न्यू डिपार्टमेंट लाइक दीवाने अमीर कोही क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
एक नया विभाग दीवाने अमीर को ही बनाया गया था। यह एक प्रकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कृषि विभाग था, जहां पर कृषि के विकास के लिए इस विभाग के द्वारा कार्य किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने, हम लोगों ने जिक्र किया था, उसे दासों से बहुत प्रेम था। ही लव टू स्लेव्स। इसके लिए उसने एक नया विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान रिलेटेड टू स्लैब, क्रिएटेड बाई फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा दीवाने इस्तेहाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पेंशन विभाग था। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात से मतलब हुआ खैरात में बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के आपको मुफ्त में आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती थी। जैसे आज भारत सरकार के द्वारा गरीब लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती थी, लड़कियों के विवाह के लिए सहायता दी जाती थी, इसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने गरीब परिवार के मुस्लिम बच्चियों के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दीवाने वकूफ, क्रिएटेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके अलावा आपका अन्य विभाग भी थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने इमारत बनाई थी, सद्र उस शुदूर, काजी उल कुजात। सद्र उस शुदूर धार्मिक विभाग था, धर्म का प्रधान था सद्र उस शुदूर। इसी तरह से काजी उल कुजात न्यायिक विभाग का प्रधान था, लेकिन सद्र उस शुदूर को ही काजी उल कुजात का पद दे दिया जाता था। लेकिन यह ध्यान रहे कि ये सभी विभाग, मंत्री, अधिकारी कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को आसानी से संचालित करने के लिए बनाए गए थे, गठित किए गए थे। अंतिम फाइनल जो डिसीजन होता था, निर्णय होता था, वह सुल्तान के द्वारा ही किया जाता था। ये सुल्तान के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे, सुल्तान के द्वारा ही पदोन्नत किए जाते थे, प्रमोट होते थे, और सुल्तान के द्वारा ही बर्खास्त यानी टर्मिनेट किए जाते थे। इसलिए सुल्तान की सुप्रीमेसी थी, सुल्तान ही सभी प्रकार के पावर्स सुल्तान के अंदर ही केंद्रित थे। ये जितने भी मंत्रियों की, अधिकारियों की चर्चा हमने आपसे करी, यह केवल प्रशासनिक कार्य को सुल्तान के आदेशानुसार संचालित करते थे और जो सुल्तान कहता था, जैसा कहता था, वैसा ही करते थे। वजीर के साथ साथ उसके सहयोग के लिए 3 जो अधिकारी थे, उसमें नाइबे वजीर जो उसका असिस्टेंट था, और दूसरा मुस्तौफी ममालिक। मुस्तौफी का मतलब था ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। और मुश्रिफ ममालिक जो था, वो एक प्रकार से लेखा परीक्षक था, ऑडिटर था। तो इतने सारे महत्वपूर्ण मंत्रियों, अधिकारियों की सहायता से केंद्रीय प्रशासन का संचालन किया जाता था। अब केंद्र के साथ साथ प्रांत भी था, प्रोविंसेस भी थे, उसकी सरकार के बारे में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में भी हम लोग अगले सत्र में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको ये बता दूं कि प्रश्न जो आपका है वह इसी प्रकार से आता है कि या तो सल्तनतकालीन केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, या सल्तनतकालीन प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, या मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन।
तो यदि आपने पहले यूनिट से किंगशिप थियरी या